नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास का टॉपिक है शब्द योग। जो आपके पास क्लास सुबह पहुंची है आज, उसी का भाग दूसरा मैंने लिया है, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो मैंने ये इस वाले टॉपिक पे 2 क्लास कर ले रहे हैं। एक सुबह आपके पास पहुंच गई और एक ये शाम के लगभग या दोपहर के लगभग आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, तो देखते हैं शब्द युगों की अगली क्लास ये। तो देखिए, श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा का अर्थ क्या है? हालांकि हम लोग ये समझते हैं श्रद्धा और भक्ति एक ही होता है, लेकिन नहीं, श्रद्धा और भक्ति में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि श्रद्धा हम किसी अपने से बड़े के लिए आदर भाव, पूज्य भाव के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कहते हैं आदर भाव, पूज्य भाव या आदर भाव, पूज्य भाव या आदर भाव, आदर भाव। और भक्ति क्या होती है? ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव। तो ये देखा हमने। अब देखते हैं शीतल और ठंडा। शीतल का अर्थ क्या है और ठंडा का अर्थ क्या है? शीतल और ठंडा, ये देखेंगे साथियों। तो शीतल का होता है कि मनमोहक, एकदम मन को लुभाने वाली ठंडक, है ना, यानी सुखदायक मौसम। एक मौसम होता है कि हाँ ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको कहते हैं सुखदायक मौसम। शीतल का मतलब हुआ सुखदायक मौसम। और ठंडा क्या हुआ? जैसे कि अगर हमने बर्फ़ हाथ में ले ली तो हम बर्फ़ कितनी देर तक रख पाएंगे? कम से कम 1-2 मिनट, क्योंकि फिर वो ऐसा लगता है ना हाथ हमारे गल रहे हैं। तो कष्टदायी ठंडक किसको बोलेंगे? कष्ट देने वाली ठंडक, कष्ट, या ऐसे करते हैं कष्टदायी ठंडक। मैं ऐसे लिखा रही हूँ जैसे कि आपको याद हो जाए, है ना, सिंपली भाषा में, एक साधारण भाषा में आपको बता रही हूँ कि ये वो शीतल माने सुखदायक मौसम, यानी हमें अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमें धूप भी अच्छी लगती है, भीनी धूप अच्छी लगती है। तो मौसम कभी कभी ठंडा में अच्छा लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे बर्फ़ ले लिया आपने, अगर हाथ में हम रख लेंगे तो मुश्किल से 1-2 मिनट रख पाएंगे, क्योंकि फिर हाथ में ऐसा लगता है गले हमारे हाथ। तो फिर अगर ठंडा है तो कष्टदायक ठंडक। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं परिताप और प्रताप। परिताप और प्रताप, इनमें क्या अंतर है? तो परिताप का मतलब है दुख, संताप, क्लेश, ये होता है परिताप। दुख, संताप, क्लेश। ठीक, और ये थे प्रताप। प्रताप का क्या अर्थ होता है? यानी वीरता, तेज, पराक्रम, तेजस्व, तेज, पराक्रम। ठीक, और आपका ये वीरता, कहते हैं ना कि फलाने इंसान के चेहरे पे कितना प्रताप है, एक झलकती है प्रताप चेहरे से, झलकता है प्रताप चेहरे से, एकदम वीरता झलकती है, तो वही आ जाता है प्रताप। अब देखते हैं दूसरा, हथियार और आयुध। हथियार और आयुध। हथियार और आयुध, हथियार में आ जाते हैं जैसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा किया, है ना, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र था हमारा अस्त्र और शस्त्र, यानी हथियार, अस्त्र और शस्त्र। ठीक, हाँ, या कहाँ अस्त्र और शस्त्र। और आयुध में आ जाएगा, यहाँ पे जैसे युद्ध छिड़ रहा है, युद्ध, वहाँ पे तो अस्त्र और शस्त्र हुए हथियारों में। और जैसे आयुध का मतलब होता है जैसे कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है, तो युद्ध का जो सारा सामान होता है,
लड़ने झगड़ने वाला, जैसे युद्ध करने में करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सामान्य, जिसमें अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ इकट्ठा है, तो उसको बोलेंगे आयुध। तो वो होगा समस्त उपकरण, समस्त उपकरण। इसमें युद्ध करने के साथ सारे जो हथियार हैं सब कुछ आ जाएंगे इसमें। इसमें तो अस्त्र और शस्त्र आएंगे, लेकिन आयुध में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, गोला बारूद बंदूक और आपके जो भी है सब आ जाते हैं इसमें। ठीक, ये होता है हमारा। अब देखते हैं अगले, यहाँ कर देती हूँ मैं, सृजन और उत्पादन। सृजन, सृजन और उत्पादन। सृजन माने क्या होता है कि निर्माण करना, किसी चीज़ का हमने निर्माण किया, निर्माण करना। जैसे कि कहते हैं ना, कोई भवन हम बनवा रहे हैं तो भवन क्या बोलता है, निर्माणाधीन है, यानी निर्माण के अधीन कार्य चल रहा है उसमें। तो हमने कोई भवन बनवाया तो उसका हमने निर्माण किया है ना। और उत्पादन का होता है उत्पन्न करना, जैसे खेतों में हमने बीज डाला तो वो उत्पन्न हो रहा है, ज़मीन से उत्पन्न हो रहा है, यानी ज़मीन में से निकल के आ रहा है। और सृजन होता है जो हम ज़मीनी स्तर पर हम लोग करते हैं उस चीज़ को, उसको भी हम करते हैं, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर किया जा रहा है। और उत्पादन वो होता है जो ज़मीन के अंदर से किया जाता है। तो ये होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, यानी किसी के अंदर से आना, उत्पन्न करना। और ऊपरी समतल भूमि पर होना, समतल कार्य होना, वो निर्माण करना। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं संगठन और समुदाय। संगठन और समुदाय। अब ऐसा ही लग रहा है कि सेम है ये, लेकिन सेम नहीं है, अंतर है, बस माइनर सा अंतर होता है। इनमें अंतर ना लगेगा, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाता है। कभी कभी अर्थ में माइनर, दोनों में कभी कभी माइनर अंतर होता है, उससे ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उस पर ही हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द युग में इसको बोला जाता है। तो सृजन, वो संगठन और समुदाय। तो संगठन तो बोलेंगे संघ को, संघ, और समुदाय बोलेंगे ढेर या झुंड। ठीक, ढेर या झुंड। ठीक, आ रहा होगा समझ में, ज़्यादा वो नहीं है ये, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करूँगी इस पर। अब आते हैं हास, हास और हास, हास और हास। तो ये होता है किसी रस का प्रकार, यानी किसी चीज़ में, या हास बोल लो या हास्य बोल लो, हास्य बोल लो, कुछ भी कह लो, किसी में रस उत्पन्न होना, रस का एक प्रकार है ये हास। हास वो हास्य रस होता है। ठीक है, तो रस का एक प्रकार। और हास होता है गिरावट, गिरावट, यानी हमने कोई सामान खरीदा, आज हमने कोई सामान 10 रुपये में ख़रीदा है, यानी अभी आप समझ लो इस खाने की वस्तुओं पे जाते हैं, जैसे खाने का कोई हमने, जैसे आम चल रहे हैं, अभी आम का सीज़न है, तो हमने आम अभी हम खरीदना है 60 रुपये किलो, 1 किलो आम 60 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक, और उसके बाद में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो ही 1 किलो आम 40 रुपये किलो हो जाते हैं। तो गिरावट आ गई पैसों में, लेकिन हमारा वज़न हमें उतना ही मिला, या विक्रय वाले ने दिया, वज़न उतना ही है, लेकिन पैसों में गिरावट आ गई। कहीं 60 थे, अब 40 हो गए। तो इस तरीके इसको हो गई हास का मतलब गिरावट। अब आते हैं हाल और हाला। हाल, हाल और हाला। हाल होता है समाचार, यानी किसी का हालचाल जानना, यानी समाचार। पूछते हैं ना किसी की क्या हालचाल है भाई आपका, तो वही हाल। और हाला में शराब, वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, कविताएं उनकी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना। तो उनमें इसी हाला की चर्चा की है, और हालावाद ही बोला जाता है उनके जैसे
युग में जिस समय उन्होंने रचना की है उसको हलावाद भी कहा जाता है। तो उसमें ही इसका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बहुत सारी रचनाएं उनकी इसी शराब के ऊपर उन्होंने कहा है, लिखी हैं। तो ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये थे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। ठीक है, तो हाला शराब। अब आते लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य देखो थोड़ी थोड़ी सी वो अंतर है, बट इसी से ही अर्थ चेंज हो रहा है, यानी अर्थ बदल जा रहा है। तो लक्ष्य और लक्ष्य, कभी कभी हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये बहुत ध्यान देने की बात ज़रूरी है। लक्ष्य होता है लाख, और लक्ष्य होता है यानी उद्देश्य, यानी मेरे क्लास करने का उद्देश्य क्या है, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हो। कोई तो उद्देश्य होगा आपका, कोई तो गोल होगा आपका, कोई तो लक्ष्य होगा आपका, टीचर बनने का, भर्ती लाइन में जाने का, कुछ तो होगा ना। तो उसी तरीके से लक्ष्य, तो ये होता है उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक साथियों, ये हो गए हमारे। अब इनको हटा देती हूँ, आगे और देखते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अभी देखेंगे। राजभाषा होती है प्रशासनिक या शासनीय या शासनीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, शासकीय भाषा, इतनी लिख देती हूँ, ठीक है, शासकीय भाषा। और राष्ट्रभाषा होती है संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, तो संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा, तो मैंने इतना लिख दिया, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, आप वो उसको सर शासकीय भाषा। ठीक है, अब आते हैं विमान और जलयान। विमान और जलयान। विमान होता है या नभ या आकाश में उड़ने वाला, आकाश मार्ग में चलने वाला, आकाश मार्ग का यान। जलयान होता है जल मार्ग का यान। ठीक साथियों, अब देखते हैं परूस और पुरुष। परूस और पुरुष। अब देखो कहाँ बस इतनी गलती है मात्रा की, यानी छोटे ओ की मात्रा ही गलती है, बस कमी है दोनों में, इतना ही अंतर है। अब इससे ही बदल जा रहा है। परूस में से होता है कठोर, यानी कठोर, ठीक है, और पुरुष माने होता है मर्द या आदमी, मर्द या आदमी। ठीक, अब आते हैं विज्ञान और विज्ञता और पारंगत। विज्ञता और पारंगत। पारंगत, विज्ञता का मतलब होता है कि किसी विषय विशेष का ज्ञान होना, है ना, विषय विशेष का ज्ञान होना, ज्ञान। ठीक, यानी हमें कोई, जैसे कि कोई टीचर है तो उन्हें एक विषय का संपूर्ण तरीके से ज्ञान है, आप उन्हें कुछ ही पूछ सकते हो उसमें से, तो वो तो हो गया किसी विषय विशेष का ज्ञान रखना। ठीक, और पारंगत कहते हैं कि सभी कलाओं में निपुण, है ना, सभी विषयों में या सभी कलाओं में निपुण प्रवीण। ठीक है, निपुण और प्रवीण। ठीक साथियों, अब आगे देखते हैं विरोध और बैर। विरोध और बैर, तो विरोध क्या होता है और बैर? विरोध तो ये होगा कि जैसे कि संसद में कोई या लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक पारित हुआ, ठीक है, तो एक पार्टी ने तो कर दिया कि हाँ ये, और मोहर लगा दी कि हम इसके समर्थन में हैं,
और एक पार्टी नहीं है, तो वो इसका विरोध कर रही हैं, है ना। पार्टी से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो वो प्रस्ताव लेके आए हैं उसके पक्ष में नहीं है वो, है ना, तो उसको बोलेंगे विरोध करना। ठीक है, मैं ये लिखती हूँ यहाँ पे, प्रस्ताव का विरोध, प्रस्ताव का विरोध। और बैर होता है किसी से दुश्मनी, यानी बैर है दुश्मनी का सूचक। कहते हैं फलाने इंसान से मुझे बहुत बैर है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति दुश्मनी है, तो ये था दुश्मनी, दुश्मनी का सूचक। ठीक, और देखते हैं 5-6 और है, उनको और कर लेते हैं। ठीक, आशा करते साथियों आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, और आप नोट करते जाएं। अगर ये समझ इस तरीके समझ में ना आए तो मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें, है ना, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या क्लास तो आपके पास रिकॉर्डेड जाती है, तो आप उसको रोक रोक के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाद और अपवाद। वाद और अपवाद, वाद क्या है और अपवाद क्या है? वाद तब वो मुकदमा, किसी के प्रति मुकदमा दायर करना, मुकदमा। और अपवाद क्या है? जो नियमों में नहीं होता, है ना, जो नियमों में नहीं है, जो नियम के अनुसार ना हो या नियमों में ना आए, नियम में ना आए, ये हो गया अपवाद। अपवाद वैसे तो आपके समझ में आ ही रहा होगा अपवाद का मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि सभी गाय मारती हैं, है ना, हमने ये कहा सभी गाय मारती हैं, लेकिन उसमें एक गाय ऐसी है वो मारती नहीं है ना, तो वो एक अपवाद हो गई, उसका अपवाद हो गई कि सामने में बोला सभी गाय मारती हैं, तो उसमें एक गाय ऐसी है जो मारती नहीं है, तो अब उसको क्या, क्योंकि अब उसको बोलेंगे कि ये अपवाद है, क्योंकि ये उनके अनुसार नहीं है। जो हमने कहा कि सभी गाय मारती हैं, तो सभी गायों के अनुसार नहीं है वो, एक क्यों अलग हो गई, तो वो उसको बोलते हैं अपवाद। ठीक है, आया होगा, सिंपल सी भाषा में आपको बताया गया है, तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं पत्नी और महिला। पत्नी और महिला, अब इसमें क्या अंतर है? पत्नी तो बोलेंगे भार्या को, जो अपनी स्त्री है, जिसके साथ शादी हुई है, तो उसको बोलते हैं पत्नी या भार्या, भार्या कह देंगे इसको। संस्कृत में पत्नी को भार्या ही कहा जाता है। तो भार्या या अपनी स्त्री जिससे हमारी शादी हुई है। महिला सभी स्त्रियां, यानी महिला, क्योंकि महिला सभी स्त्रियां होती हैं, लेकिन सभी स्त्रियां पत्नी नहीं होती, है ना, तो उसको बोलेंगे महिला, यानी सभी स्त्री, कोई भी स्त्री हो सकती है, महिला कोई भी स्त्री हो सकती है, यानी कोई भी स्त्री, है ना। तो आप समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। पत्नी तो खुद की पत्नी हुई भार्या, महिला कोई भी स्त्री हो सकती है, बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है ना, बुआ काकी माँ जो भी है सब महिलाओं क्या है, कोई भी स्त्री हो सकती है, लेकिन हर महिला पत्नी नहीं हो सकती, हर पत्नी महिला हो सकती है। अब आते प्रिय और प्रिया। प्रिय और प्रिया, प्रिय तो क्या होता है? प्रिय यानी प्यारा, हमें कहते हैं हमें अपना बच्चा बहुत प्रिय है, यानी हमें अपना बच्चा बहुत प्यारा है। और प्रिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं पत्नी को। ठीक, अब आते कृपण और कृपाण। अब देखिए इसमें कहाँ कितना अंतर है, कृपण और कृपाण। अब देखो इस डंडे का अंतर है, इससे अर्थ बदल गया। अगर हमसे किसी ने कहा कि कृपण लिखो यानी कृपाण लिखो, है ना, और हमने वहाँ लिख दिया, सुन नहीं पाया अच्छे से, तो हमने लिख दिया कृपण, और आप लिख के ले जाओ, पूरे सेंस को बिगाड़ देगा, आपके जो आपने लिखा है सब कुछ बिगाड़ देगा, क्योंकि इसका अर्थ अलग है। आप देखो कृपण का मतलब क्या है, कृपाण का मतलब क्या है? कृपण का मतलब है कंजूस, कंजूस, ठीक, और कृपाण का मतलब है कटार। अब बताइए कितना अंतर हो गया इसमें, सिर्फ एक डंडे के। इसीलिए हिंदी को तो हम बड़े ध्यान से, हालांकि सभी सब्जेक्ट को, लेकिन हिंदी को बड़े ध्यान से हमें लिखने की और समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं हिंदी में।
और हालांकि हिंदी को सब लोग ये कहते हैं हिंदी कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी का शुद्ध शब्द लिखना नहीं आएगा अभी। कहीं कहीं हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे शुद्ध शब्द लिखने में, है ना। तो उस चीज़ में हम विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं बहलाना और फुसलाना। बहलाना और फुसलाना। अब देखो इसमें अंतर, हालांकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं, बहलाना और फुसलाना। बहलाना का मतलब होता है प्रलोभन दे करके ध्यान भटकाना। यानी जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मेरे सामने कोई आ जाए, सिंपल सी भाषा में मेरे सामने कोई आ जाए तो मुझसे ये कहे खाना दिखा करके कि आ जाओ खाना खा लो, बहुत टेस्टी खाना है, तो यानी मुझे खाने का प्रलोभन दिया जा रहा है और मेरा ध्यान भटकाया जा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे बहलाना। अब फुसलाना बोलते हैं कि लालच देना। हालांकि प्रलोभन और लालच का एक ही अर्थ सा निकलता है, लगभग सा है, लेकिन फुसलाने का मतलब होता है कि लालच देना, है ना, लालच देना। यहाँ से ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फुसलाने में लालच दिया जा रहा है, ठीक है। तो बहलाना में क्या बोलेंगे, क्या बोला बताया मैंने अब आपको, प्रलोभन देना, प्रलोभन देकर ध्यान भटकाना, ठीक। फुसलाने का मतलब होता है लालच देना, ठीक। अब आते हैं, एक और रह गया आपका, स्कोर करा देते हैं, निंद्रा और तंद्रा। निंद्रा और तंद्रा। तो निंद्रा और तंद्रा, अब देखो इसका अंतर। निंद्रा माने क्या होता है, सो जाना, यानी हम सो गए, हम कहते हैं फलाना इंसान निंद्रा में, तो यानी वो सो रहा है, सो जाना। और तंद्रा में सोता है कि नींद की अर्धावस्था में ऊँघना, यानी आधी नींद में हम बैठे हैं। जैसे कि अब आप मेरी क्लास लोगे, जैसे आपके पास पहुंच जाएगी क्लास लोगे आप, तो आधे नींद में झोंके ले रहे हो और आधे पढ़ते जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं तंद्रा। पूरी तरीके से सो जाना उसको बोलते हैं निंद्रा, है ना। तो ये बोलते हैं कि नींद की अर्ध अवस्था में ऊँघना। तो साथियों, शब्द योगों की ये अगली क्लास थी। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।